हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है ARO 2023 की वैकेंसी आने वाली है और इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये जो सीरीज चल रही है मेरे हैंड रिटन नोट्स की, तो प्लीज़ इस सीरीज को ज़रूर देखना। और मेरा ये विश्वास है कि आप अब तक अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं फॉर ARO 2023 के लिए, तो मैं मान के चलूँगा कि आपने सब्जेक्ट करीबन कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस सब को चलते हुए अब आपको क्या करना है, वो है आपको रिवीजन। ठीक है ना, रिवीजन ही करना है आपको और इसके साथ जो है मॉक लगानी है। तो मैं कोशिश करूँगा सब्जेक्ट वाइज आपको कंप्लीट पढ़ाऊँ। ठीक है ना, अभी ये जो है एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, फिर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे और इसके बाद जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाएंगे। ठीक, तो इसमें केवल वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी अधिकतर संभावना है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लो। और इसके साथ जो आपको इस वीडियो की जो PDF है अगर आपको चाहिए तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, PDF के लिए आपको क्या करना है, पहला काम करना है आपको कि टेलीग्राम पे जाएं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जाएं और ग्रुप पे जाएं। ग्रुप पे आप बोल देना, मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, और इन दोनों के लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना। ठीक है, वहाँ पे आपको नंबर मिलेगा और नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर देना। अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे टॉपिक पे आते हैं और इसमें केवल वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो एग्जाम में आए हैं या आने की 100% लगभग संभावना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चन्हूदड़ों के चारों ओर दुर्ग या दीवार नहीं थी। ठीक है ना, इसी प्रकार से पढ़ना है, सारा का सारा जो है वन लाइनर है और बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट के आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे। ठीक, ये वीडियो देख लो और इसके साथ जो है आपको क्या करना है और वो ये करना है कि आपको PDF पढ़ लेनी है। ठीक है, वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो और PDF पढ़ लो 2 बार 3 बार, जब जितने बार टाइम मिले उतने बार पढ़ लो। इतना कर लो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत। हाँ, अभी आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो पढ़ता रहें, वो साथ साथ पढ़ते रहें। जैसे कोई बुक है, बुक इम्पोर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि बुक इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक भी साथ साथ पढ़ते रहें और इसको भी आपको साथ में टाइम निकाल के देखना है। लेकिन एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम, आई मीन टू से जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, ठीक है ना, नज़दीक हो तो वहाँ पे बुक नहीं, ये इम्पोर्टेंट होगा, ये PDF पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, खैर अब चलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। एंड यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा काल के जो तांबे के रथ थे उसकी खोज की गई थी दीमाबाद में, और दीमाबाद ये आजकल महाराष्ट्र में है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है और राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है, घरों में कुआं देखने के मिले थे, ये कहाँ पे मिले थे, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में मोहरें मिली थी। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। और इसके बाद जो है कृत्रिम ईंट वाला जो एकमात्र शहर था वो था लोथल। लोथल कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, इसके बाद बात करें हड़प्पा समय की हड़प्पा के समय की अब उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है धोलावीरा में देखने को मिलती है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। या क्वेश्चन बन सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापार करते थे, ये मेसोपोटामिया है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी, ये थी आपकी मेसोपोटामिया और ये जो है ये चीन की तरफ थी। ठीक है ना, कहाँ पे थी, चीन की तरफ, और ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ थी सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बात करें रॉक कट, ये क्या है, रॉक कट वास्तुकला पाई जाती है धौलावीरा में। मोहनजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल स्टैचू कांस्य की बनी थी। ठीक, अब इतना ही है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। और अब आ गया वैदिक एज। ठीक, तो वैदिक एज में क्या कहा गया है, मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य जो है सेंट्रल एशिया से आए हैं और आर्यों को एक जाति के रूप में नामित किया गया है।
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मैक्स मूलर ने आर्यों के बारे में क्या कहा था। तो आर्य जो है, मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य जो है ये सेंट्रल एशिया से आए थे। और आज की डेट में जो 5 सेंट्रल कंट्री है ना, उसी को उस टाइम सेंट्रल एशिया कहते थे, जिसका तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे कंट्री। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसमें कहा गया है कि ऋग्वैदिक भगवान वरुण थे और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक थे। ठीक है। कौन थे? वरुण। ऋग्वैदिक भगवान कौन थे? वरुण। और जो ब्रह्मांड की व्यवस्था के संरक्षक थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वात्स्यायन की बुक्स, वात्स्यायन ने क्या लिखा है? कामसूत्र। ठीक है। और गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर जो है कहाँ पे था? मिथिला में। और मिथिला कहाँ पे? आज की डेट में बिहार में। ठीक। पुरुष मेधा यानी पुरुष बलिदान का उल्लेख जो है ये शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। ठीक। गोत्र शब्द, गोत्र शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में, और ये है निजी, परिधान और अधिवास। ये निवि लिखा है, निवि, परिधान और अधिवास। ये जो आर्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते थे, जैसे हम लोग पहनते हैं ना पैंट शर्ट और इनर वियर, अंडरवियर जो भी है वो, ये सारे जो है आर्यों के वस्त्र हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे कहा है अष्टाध्यायी लिखी है। ये किसने लिखी है? पाणिनि ने। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, चिकित्सा के देवता ये धन्वंतरी कहलाते थे। ठीक है। आर्यों का प्रधान जो है, आर्यों का प्रधान भोजन क्या हुआ था? ये था दूध एवं दूध से बने उत्पाद, ये आर्यों का प्रधान भोजन हुआ करता था। वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव जो है जाति व्यवस्था का कठोराकरण था। ठीक है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ ये है 16वां सूत्र। ठीक है। और बाली जो राजाओं से होकर वसूलते थे, बाली एक कर था जो राजाओं से वसूलते थे, क्या? कर। ठीक है ना। और न्याय सूत्र के लेखक थे गौतमी ऋषि। उत्तर मीमांसा ये लिखी थी बदरायण ने लिखी थी। ठीक है। वही बात करें, अगस्त मुनि ने जो है दक्षिण भारत को आर्यन बनाया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है पुरुष सूक्त की स्थापना ऋग्वेद में की गई थी, और आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां सप्त सिंधु में देखने को मिलती हैं। आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी जो बस्तियां हैं ये कहाँ देखने को मिलती है? सप्त सिंधु में। ठीक है। ऋग्वेद के भजनों का काम है, इनके भजनों का काम था कई लेखक। ठीक है ना। अब नेक्स्ट में बात करते हैं महाजनपद के बारे में, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें क्या है कि याज्ञवल्क्य को गार्गी ने चुनौती दी थी। किसने दी थी? गार्गी ने चुनौती दी। किसको? याज्ञवल्क्य को। ठीक है। कलिंग का सबसे जो बड़ा शासक राजा था ये था खारवेल, और खारवेल जो चेद वंश से संबंधित था। किससे संबंधित था? चेद वंश से संबंधित था खारवेल। ठीक है। और कलिंग का सबसे बड़ा राजा कौन था? खारवेल। और कलिंग पर ही सम्राट अशोक ने युद्ध किया था। ठीक है ना। 361 ईस्वी या 261 ईस्वी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है ना। ईस्वी पूर्व में किया था। देखो यहाँ पे कुछ ये शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आया, फिर कर्ण वंश आया। ये क्रम आपको याद कर लेना है। एक बार दोबारा बताता हूँ, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश। ठीक है ना। शिशुनाग वंश को नंद वंश ने हराया था। ठीक है। और मगध की प्रथम कैपिटल ये गिरिब्रज थी। ठीक है। और इसको जो है राजगृह कहते हैं। महापदम नंद या सॉरी महाजनपद का उसाका जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि नॉर्थ बिहार का प्राचीन नाम था अवधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मगध ने सबसे पहले युद्ध में हाथी का प्रयोग किया था। किसने किया था? मगध ने। ठीक है ना। मगध ने सबसे पहले युद्ध में हाथी का प्रयोग किया था। इसी विकास से आजीविकास, ठीक है, आजीविकस जो थे ये थे बुद्ध के समकालीन संप्रदाय। इसी प्रकार से सिकंदर के भारत पर आक्रमण, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो मगध पर नंद दास का शासक था। ठीक है। और ये जो नंद वंश का राजा था, किसका? नंद दास का शासक था और नंद वंश का राजा था। और सिकंदर, और ये क्वेश्चन ये भी बनता है
कि जो नंद वंश था ना, नंद वंश का राजा घनानंद जो है यह सिकंदर के शासन का समकालीन था। ठीक है ना। 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख, 1 मिनट, 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख जो ये अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और मौर्य शासक बिंदुसार ने जो दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय करने के लिए राजुका को नियुक्त किया था। वहीं सिकंदर का समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। इसी भी कहते अशोक ने स्वयं को भब्रू शिलालेख में प्रियदर्शी कहा था। किसने कहा था? अशोक ने स्वयं को भब्रू शिलालेख में जो स्वयं को प्रियदर्शी कहा था। एवं मास्की शिलालेख में अशोक का नाम देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे मौर्य काल में स्थानिक ठीक है थे, ये थे जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार जो है हर्यक वंश का राजा था। और यहाँ पर बिंबिसार के बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश। ठीक है, ये अभी हमने देखा था। अब यहाँ बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके बाद बिंदुसार आए थे। ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना आई थी। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद बिंदुसार आए थे। बिंदुसार का दूसरा नाम था अमित्रघात, ऊपर लिखा है अमित्रघात। ठीक है। उसके बाद अशोक आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी उसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, ये अंतिम शासक था। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम था करुवाकी। ठीक है। और बेटा था तिवला। और सम्राट अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को संघमित्रा और महेंद्र को जो है, पुत्र महेंद्र था और पुत्री थी संघमित्रा, इनको जो है श्रीलंका में भेजा था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो राजदूत आया था ये मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस निकेटस का दरबारी था। इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक।